हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है ITR 6। तो देखो, हमने ITR 1 टू ITR 5 पहले ही पढ़ ली है, और जिस बच्चे ने ITR 1 टू ITR 5 नहीं पढ़ी है वो प्लीज इससे पहले वाली वीडियोस जाकर के देख सकता है। वहां पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी हमारे ITR के पार्ट्स हैं। तो यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल डाउन द ITR सेक्शन, और वहां पर आपको ITR 1 to 5 मिल जाएगी, और 6 अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ITR 6 है वो क्या है? ITR 6 एक प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसमें कि हम उन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट, जिन्हें अपनी इनकम रिपोर्ट करानी पड़ती है, या फिर अपने डिडक्शंस कौन कौन से मिल रहे हैं वो सब रिपोर्ट कराने पड़ते हैं, या फिर अपनी टैक्स लायबिलिटीज को रिपोर्ट करवाना पड़ता है। अब अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो जितनी भी कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में है कि भाई हाँ, ये हमारी कंपनीज की एलिजिबिलिटी को क्लियर करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी है, पार्ले है, नेस्ले है, जितनी भी कंपनीज हैं, तो उनको अपनी इनकम भी रिपोर्ट करानी होती है, कितना कमा रहे हैं। उनको अपनी डिडक्शंस भी रिपोर्ट करानी होती है कि हमें यहाँ से फायदे मिल रहे हैं, और उन्हें अपनी टैक्स लायबिलिटी की कितना हम टैक्स भरते हैं वो भी आपको बताना है। तो इस केस में जो ये कंपनीज होती है, ITR 6 फाइल करती है। अब यहाँ पर भी जो आगे चीजें हैं वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इनका फाइलिंग मोड क्या होने वाला है? इनका फाइलिंग मोड होता है 100% डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, जिसे आप कह सकते हो। यहाँ पर जो पेपर फाइलिंग है ना, स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड है। यहाँ पर आप पेपर पेन का आपका कोई काम नहीं है। जो भी आपको फाइल करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप फाइल करोगे, 100% आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे। आप ITR का जो पोर्टल है वहां जाकर के फाइल करोगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब ऑथेंटिकेशन की क्या जरूरत होती है? यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ये जो DSC है ना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये लगता है आपको इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर होता है ये एक तरीके से आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का, जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर या प्रिंसिपल डायरेक्टर के पदवी पर माना जाता है। और आपको इनका सिग्नेचर से ही, ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इससे ऑथेंटिकेट कराना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पूरी की पूरी ITR फाइल कर दी, तो लास्ट में आप साइन करते हो ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी गई है वो सही है, और उसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। तो आप एक तरीके से सिग्नेचर करके देते हो ना उस इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे वो DSC लगेगी उस सिग्नेचर के लिए। अब यहाँ पर एक UGC नेट का की टेक अवे क्वेश्चन आता है। आपको UGC नेट कहाँ ट्रिक करता है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ कि ITR 6 अप्लाई होती है उन कॉर्पोरेट एंटिटीज को जो कि DSC ऑथेंटिफिकेशन के लिए मैंडेटरी होते हैं, जो कि बिना DSC ऑथेंटिकेशन के अपना काम कर ही नहीं सकते, जिनकी डिजिटल सील नेसेसरी होती है। ठीक है, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, उनको DSC की नीड नहीं होती, वो बिना DSC के काम चला है तो मैनुअल सिग्नेचर कर देंगे, ऐसे करके कर देंगे, हो जाएगा उनका काम। लेकिन इन एंटिटीज को जिनको कि DSC लगता है, वो ITR 6 फिल करेंगे। ये आपका की टेक अवे है, आप इसको स्टार पॉइंट करके लगा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 6, या फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो आपने UGC नेट में ना एलिजिबिलिटी में से, एप्लीकेबिलिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको गांठ बांध के रख लेना, ये भी आपका स्टार पॉइंट है। शुरू करते हैं। देखो, एलिजिबल कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट एंटिटीज की ही बात करनी है, कोई हिंदू ऑडिट फैमिली नहीं आएगी, कोई पर्सन नहीं आएगा, कोई यूपी नहीं आएगी, ओनली कॉर्पोरेट एंटिटीज वी विल कंसिडर है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हमारी इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, या फिर जिसमें हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड क्या होती है और प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, जिसको पता है ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इट इज अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके अंडर आती है। सेकंड आता है हमारा फॉरेन कंपनीज, जो कि इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं। देखो, फॉरेन कंपनीज जो कि इंडिया में काम नहीं करती, उनसे तो हम कुछ नहीं ले सकते ना। इनकम टैक्स का रूल है ना, एनी इनकम अराउज और सपोज टू बी अराउज इन इंडिया इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में इनकम अर्न कर रही है, जैसे कि सोनी है, नेस्ले है, और आपका ये OnePlus है, ये फोन की ब्रांड्स हैं, ये फॉरेन कंपनीज है, लेकिन इंडिया से इनकम अर्न कर रही हैं इनका, या फिर जिस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस इंडिया है, उससे आपको जो है ITR 6 फिल करवानी है। या फिर एक 1% कंपनी जिसका एक ही मालिक है, वो भी आपकी यहाँ पर ITR 6 में एलिजिबल होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है? रूल ये है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया हो या फिर लॉस किया हो, या फिर कंपनी पूरे साल कुछ ना बेचा हो, एक पेन भी ना बेचा हो, डोरमेट पड़ी हो, बंद पड़ी हो, आपने ITR 6 फाइल करनी ही करनी है। क्यों फाइल करनी है? क्योंकि गवर्नमेंट को बताओगे भी तो सही ना कि भाई इस साल मैंने कुछ नहीं कमाया, इस साल तो मुझे लॉस हो गया था, या फिर इस साल मेरी कंपनी बंद थी, इसलिए मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया, इसलिए मैंने कोई ITR जो है नहीं। वो आपको लिखित में दोगे ना, एक तरीके से उसको वेरीफाई करके दोगे ना, ताकि गवर्नमेंट ये ना समझ ले कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। तो यहाँ पर चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपने ITR फिल करनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ITR 6। ठीक है, हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ITR 6 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सो
ध्यान से सुनो कि कौन कौन सी एंटिटीज यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होती है। देखो जो भी कंपनी अंडर सेक्शन 11 एग्जेम्पशन अर्न कर रही होती है, मेनली यहाँ पर क्या आते हैं, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती है, वो इसमें आती है, जो सेक्शन 11 के अंडर एग्जेम्पशन अर्न कर रही होती है गवर्नमेंट से, ठीक है। या फिर कोई भी इनकम या प्रॉपर्टी जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए आपने लगाई है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने मंदिर में दान दे दी अपनी प्लॉट, ठीक है, उससे अगर कोई पैसा भी आ रहा है, कोई किराया भी आ रहा है, तो वो मंदिर के पास जा रहा है, ठीक है, आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको रखा हुआ है, आप उससे जो है कोई टैक्स नहीं देंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है एक तरीके से, वो आपने तो दान कर दी ना। या फिर कोई आपने चैरिटी पर्पस के लिए, भाई हमने एनजीओ को ये घर दे रखा है, एनजीओ वहां से कुछ अर्न करता है, तो उस पर आपका कोई टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं बनता, वो एनजीओ का है जो भी है, क्योंकि आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए से रखा हुआ है, वहां पे कुछ एग्जेम्पशन है, तो वो भी आपका इसमें नहीं आएगा। फिर आता है कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात नहीं करनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF की बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। ITR 1 भरते हैं ये लोग, या फिर वो ये लोग भरते हैं ITR 4। फिर आता है फर्म की बात नहीं करनी, पार्टनरशिप फर्म हो गई। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात बिल्कुल नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ये भरते हैं ITR 5। अब देखो ITR 1 में क्या होता है, ITR 5 में क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है 5 ITRs का, वहां से आप देख लेना। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है दैट इज स्ट्रक्चर एंड की शेड्यूल्स ऑफ ITR 6। कि ITR 6 के की शेड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो फॉर फाइलिंग द ITR 6 इन अ प्रॉपर मैनर। तो यहाँ पर सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा आता है दैट इज जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसे हम पार्ट ए बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें आपकी कंपनी की डिटेल्स डालनी है, आपका CIN डालना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपकी कंपनी रजिस्टर हुई थी वो डालना है, आप ऑडिट कराते हैं या नहीं उसका स्टेटस डालना है, ये सब इन्फॉर्मेशन डालनी है। देखो कोई भी ITR है ना, जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपका कॉमन है सभी ITRs में। देन आते हैं इसके सब सेक्शन, जिसमें आपको अपनी बैलेंस शीट डालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, कितना कमाया कितना नहीं कमाया, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको आपके बिजनेस में कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो वो आपको डालनी है, दैट इज HP शेड्यूल, ठीक है। 5 इनकम के ग्रुप में से एक है। फिर आता है BP, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम आ रही है तो उसका शेड्यूल आप यहाँ पे डालोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे कि कितना कितना पैसा आ रहा है। शेड्यूल ऑफ CG, कॉर्पोरेट कैपिटल गेन, ठीक है, कोई फिक्स एसेट बेच करके जो आपको जो फायदा होता है वो आप कैपिटल गेन बोलते हो। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल से ज्यादा अगर आपने रखी उसका कोई फायदा है तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट कराना है। और अदर सोर्सेस है, आपका कोई लॉटरी है, कोई विनिंग प्राइज है, कहीं से कोई कमीशन है, उनसे कोई अगर आपका अदर सोर्सेस से कोई इनकम आ रही है तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट करानी है। फिर आता है शेड्यूल CYL एंड BFLAs, कैरिड ईयर लॉस एडजस्टमेंट, करंट ईयर का लॉस अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो वो आप डालोगे। एंड BFLAs ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट, पिछले साल का कोई लॉस है वो आप इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पॉइंट आता है कि मैट। अब देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है यहाँ पर मैट, जिसको कि 115 JB सेक्शन के अंडर हम पढ़ते हैं। इसका और ITR 6 का ना एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि जो कंपनीज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करती है ना, वो ITR 6 के अंडर टैक्स पे करती है, ठीक है, वो ITR 6 फाइल करती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनीज मस्ट पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन देयर बुक प्रॉफिट इफ देयर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इज लोअर। अब देखो, अब होता कुछ ऐसा है इसमें कि अगर मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बनता है 1 करोड़, ठीक है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बन गई 1 करोड़, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट पे जो अमाउंट पे जो टैक्स बनता है ना वो बनता है सिर्फ और सिर्फ 70 लाख। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ये जस्ट एन एग्जांपल है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ऐसे सिचुएशन से बनने के लिए आप क्या करो, मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करो अपने बुक प्रॉफिट पे, ठीक है, अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम बनती है तो। इसलिए जो लोग 115 JB के अंडर काम करते हैं उनको अपना ITR 6 में फाइल करना होता है। अब शेड्यूल मैट क्या कहता है कि आपको पूरी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन डालनी होगी सेक्शन अंडर सेक्शन 115 JB के अकॉर्डिंग। फिर वो कहता है कि शेड्यूल MATC, आपको मैट के अंदर जो क्रेडिट अलाउड होता है ना, मतलब यहाँ पे देखो मेरे 30 लाख का फायदा हो रहा था ना, ये जो क्रेडिट है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी साल मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, मेरे को पे करना था फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पे करना था, मैंने पे कर दिया 12 लाख, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को 2 लाख का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि अगले साल के टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मैट का क्रेडिट अलाउड। तो वो आपको बताना है कि कितना क्रेडिट था, कहां से आया। कीड इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर कि देखो, नो कॉर्पोरेट लोअर पे AMT क्या होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर होता है ना वो भरते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, लेकिन जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, वो करती है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वो होता है MAT। तो ये जो AMT और MAT होता है ना, यहाँ पर UGC गेम खेल जाता है। आपको ध्यान रखना है, AMT इज लाइक ATM, आम जनता यूज करती है ना, कंपनी थोड़ी पैसा निकालती है, ATM से इंसान पैसा निकालता है, तो AMT भी इंसान बढ़ता है। और MAT इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, MAT का कंपनी का कॉन्सेप्ट है, वहां से कंपनी ITR बढ़ती है, वहां पे कंपनी पैसा देती है, वहां पे कंपनी टैक्स पे करती है, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट टैक्स रेट या फिर अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। अब देखो यहाँ पर हमारे तीन तरह के रिजाइम है। पहले मैं आपको ना थोड़ा नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट बता दूं। थर्ड पॉइंट पे देखिए कि नॉर्मल कॉर्पोरेट रेट जो है ना टैक्स के, वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी तो 25%, अगर टर्नओवर 30% की जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे कम है तो 25%, और फॉरेन कंपनी के लिए 40%। ठीक है, ये है हमारा बेसिक। लेकिन टैक्स रिजाइम, अल्टरनेट टैक्स रिजाइम जो कंपनी यूज करती है ना, उनके लिए सेक्शन 115BAA जो कि आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, मैंने बोला डोमेस्टिक कंपनी है जो कि स्पेसिफाइड एग्जिम्पशन के अंदर आते हैं, उनके लिए कम कंसेशनल टैक्स रेट यहाँ पे रखा है 22%, प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% का सेस। लेकिन अगर हम सेक्शन 115BAB के अंदर आते हैं, सेक्शन 115BAB है न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज अ डोमेस्टिक कंपनी, दिस इज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसके लिए हमारा जो कंसेशनल रेट है दैट इज ओनली 15%, प्लस में आपका जो सरचार्ज वगैरह लगता है वो है। अब इसकी फाइलिंग डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, ये था आपका बेसिक डिफरेंस। अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि नॉर्मल है आपका 25%, लेकिन अगर आपकी एक न्यू कंपनी है, सॉरी, अगर आपकी एक डोमेस्टिक कंपनी है तो 22%, अगर आपकी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 15%, और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी इट इज 40%। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आगे बढ़ने के साथ हमारा आता है मैंडेटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट। अब जिस कंपनी को ऑडिट रिक्वायरमेंट करवानी पड़ती है उसको क्या क्या होता है उसके बारे में। अगर हम सेक्शन 44AB के अंडर आते हैं कि हमारा जो टर्नओवर है ना वो डिजिटल के लिए 10 करोड़ है, अगर आपकी रिसीप्ट लिमिटेड उसमें आती है, थ्रेशोल्ड में आती है, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो 10 करोड़ का है, और अगर कैश के ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो 1 करोड़ का है। तो अगर 44AB के एक्सीड कर जाए, डिजिटल तो 10 करोड़ के पार चली जाए और कैश 1 करोड़ के पार चला जाए, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ऑडिट करवा रहे हो 44AB के बाद तो आप ITR 6 के अंडर आप क्या करोगे? ITR भरोगे। फिर वो कहता है कि अगर आपने 44AB के अंडर ITR भर रही है तो आपने फॉर्म 3CA, 3CB या 3CD भी सबमिट करवाना पड़ेगा CA से साइन करवा करके। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो ये होता क्या है कि जब आप कोई कंपनी ना स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में कंबाइन होती है किसी एसोसिएट इंटरप्राइजेस के साथ, फॉर एग्जांपल दो कंपनी मिलकर के किसी फॉरेन की कंपनी के साथ या फिर आपस में मिलकर के क्या कर लेते हैं, रॉ मटेरियल का सौदा कर ले, या किसी टेक्नोलॉजी का सौदा कर ले, किसी मशीन का सौदा कर ले, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल लगता है जो कि सेक्शन 92E के अंदर होता है। और जब आप ऐसा करते हो ना तो आपको ITR 6 फाइल करने के लिए ना फॉर्म 3CE चाहिए होता है CA से साइन करवाकर, ड्यूली साइंड बाय CA। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग। फाइलिंग की ड्यू डेट पता होनी बहुत जरूरी होती है अगर हम ITR के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कंपनी जो कि टैक्स ऑडिट कराती है उनके लिए होता है 31 अक्टूबर, असेसमेंट ईयर का 31 अक्टूबर। कंपनी जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग करवाती है ना 3CB की रिपोर्ट के साथ, उनके लिए होता है 30 नवंबर। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो क्या है कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है ना वो एटलीस्ट 1 महीने पहले सबमिट हो जानी चाहिए। ठीक है, सबमिट कैसे हो जानी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर की 31 की डेट है ना, तो वो कह रहा है कि 30 सितंबर को आप मुझे रिपोर्ट कर दो ताकि मैं उसमें चेक कर लूं कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो इट शुड बी सबमिटेड 1 मंथ प्रायर टू द रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द लास्ट पॉइंट, कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेट फाइलिंग। देखो बहुत बार होता है कि इंडिया में ना लेट लोग बहुत है, हम लेट फाइल कर देते हैं, कोई बात नहीं भाई, क्या हो जाएगा, कोई फांसी थोड़ी लगा देगा, लेकिन लेट फीस जरूर लगा देगा सेक्शन 234F के अंदर। ठीक है, 5,000 रुपए अगर हमने क्या कर दिया ड्यू डेट के बाद फाइल करी। देखो मेरी ड्यू डेट क्या थी, 31 अक्टूबर थी। अगर मैंने भरा है 2 नवंबर को भी भरा है ना, तो भी मेरे पास क्या लगा, 5,000 का फाइन लग जाएगा। प्लस अगर मेरी इनकम 5 लाख की थी तो मेरे पास 1,000 रुपए की पेनल्टी ऊपर से लग जाएगी। ठीक है, अगर मेरी इनकम 5 लाख की थी तो पेनल्टी लगेगी 1,000 की, और उसके बाद वो कहता है कि इंटरेस्ट भी लगेगा 234A के अंडर। अगर आपने जितने का आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी ना, फॉर एग्जांपल मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती थी 1 लाख रुपीस की, अब मैंने वो 1 लाख रुपए का टैक्स पे नहीं किया, तो हर महीने मेरे ऊपर 1% का चार्ज लगेगा। 1 लाख का 1% हो गया 1,000 रुपीज हर महीने लगेगा मेरे ऊपर, जब तक मैं अपने टैक्स पे नहीं कर देती। ठीक है, फिर लॉस ऑफ बेनिफिट भी है यहाँ पर। चलो 1,000 रुपए तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है 1 लाख के ऊपर, लेकिन जितने भी आपको PGBP के हेड के अंदर आप कैपिटल लॉस या फिर जो भी आप लॉसेस ट्रांसफर कर रहे थे ना, कैरिड फॉरवर्ड कर रहे थे ना, वो सेक्शन 80 के अंदर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम थी, मेरी जो लाइबिलिटी बनी 1 लाख, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 80,000 का ना पहला वाला लॉस था, वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर
क्लेम कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे बची हो गई 20,000 रुपए। कितना फायदा हो गया सोचो। लेकिन अब अगर मैं ड्यू डेट के बाद इसको फाइल करूँ तो मेरे ये 80,000 रुपए है ना, इसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कोई होने भी वाला चीज है समझ में नहीं आती है तो आप ITR क्या 6। करो, हमने आप कमेंट ITR सेक्शन 1 में to मेंशन ITR कर दो, आई विल 5 ट्राई माय पहले बेस्ट टू फुलफिल और जिस ऑल बच्चे ने योर ITR 1 to ITR 5 डिमांड्स नहीं एंड पढ़ी है, फुलफिल वो एंड प्लीज सॉल्व इसे ऑल योर पहले वाली सॉल्यूशंस, वीडियो ऑल योर जाकर के देख क्वेरीज। सकता है। वहां पे साथ आपको ही साथ सारी अगर लिस्ट आप मिल जाएगी, नेक्स्ट जितनी सब्जेक्ट भी कौन सा हमारी पढ़ना इनकम चाहते टैक्स हैं, से आप नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक जितने भी कौन सा वीडियोस पढ़ना हैं, चाहते जितने भी हैं, हमारे ITR वो के भी आप पार्ट्स क्या हैं, कर दीजिए, तो मेंशन यू कर हैव दीजिए टू कमेंट जस्ट सेक्शन में। स्क्रॉल डाउन और द एक बहुत ITR इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे डिस्कशन और यही वहां पर करना था कि आपको देखो यूजीसी नेट का एग्जाम जो है ना अब दोबारा होने वाला है। 1 to 5 मिल यूजीसी नेट जाएगी का और कॉमर्स का 6 एग्जाम अभी दोबारा हम होने वाला है, दैट चल इज रहे ऑन हैं। 9th ऑफ ठीक है, सितंबर। सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके तो लिए देखो अगर सबसे आपका पहले हम कोई बेसिक्स की बात स्पेसिफिक कर रहे डाउट है, हैं, आपका तो कोई यहाँ पर जो हमारे स्पेसिफिक ITR क्वेश्चन है 6 तो है वो वो क्या क्या है? है, कमेंट सेक्शन में ITR 6 मेंशन एक कर दो। आप प्रिस्क्राइब इनकम इंस्टा पे भी टैक्स सर्च कर रिटर्न है, सकते हैं, एज में हमारा जिसमें कि इंस्टा का हम पेज है, वहां उन जाकर के कंपनीज डीएम के कर बारे में सकते हो। बात करते सो हैं जो थैंक यू कि सो मच। रजिस्टर्ड है अंडर